हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 18 क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। और आज 11th सेशन है अपना, और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कार्डियक साइकिल। पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि बेसिकली कार्डियक साइकिल है क्या। आपके सामने ये एक पिक्चर है, और ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये बताने के लिए कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। अब ये जो भी आपके सामने इवेंट चल रहा है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है इन चारों चैम्बर्स का, इसी को आप ये सारे इवेंट्स मिलके बनाते हैं कार्डियक साइकिल। बेसिकली आपको पता होगा कि हार्ट बीट्स होती है ना। एक मिनट में आपका हार्ट टोटल 72 टाइम्स बीट करता है, यानी एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स प्रोड्यूस होती है, और हर हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल 72 कार्डियक साइकिल्स जो है वो होती है एक मिनट में। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये जो हार्ट बीट हो गया, इस हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स जैसे कि सिस्टोल, डायस्टोल, ये सब मिलकर जो है कार्डियक साइकिल कहलाता है। देखो आप, ऑरिकल्स का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है, ऑरिकल्स का डायस्टोल, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल, तो जितने भी इवेंट्स हैं ये सब मिलकर एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनता है। साइकिल क्यों बोला? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लूप में रहता है। लूप में रहता है मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। यहाँ से शुरू हुआ, जैसे समझो इस स्टेप से, तो एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, इस तरह से सेम प्रोसेस जो है एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, इसलिए इसको कार्डियक साइकिल नाम दिया गया। तो बेसिकली कुछ वर्ड्स समझ लेते हैं हम लोग। पहले दो वर्ड्स हैं मेन, सिस्टोल और डायस्टोल, फिर इसकी शुरुआत करते हैं। सिस्टोल का सीधा सीधा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या है, हमने पढ़ा हार्ट वॉल के बारे में, ठीक है, हार्ट वॉल की बात की हमने, तो हमने कहा था कि जो हार्ट की वॉल है उसमें बेसिकली सबसे थिक लेयर जो रहती है वो रहती है मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल्स, तो आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल्स वाली लेयर है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जब कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तब हार्ट का जो चैम्बर है वो चैम्बर सिस्टोल में जाएगा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मेरे पास कोई बलून है, ठीक है, वो बलून में हवा भरी है, तो जैसे मैं उस बलून को पिचकाता हूँ तो दैट इज सिस्टोल। आप ऐसे समझ लो चैम्बर पिचक रहा है तो सिस्टोल। ये पिक्चर देखो आप, इसमें आप देखो किस तरह से चैम्बर्स जो है ना आपस में यूँ कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, पिचक रहे हैं, तो जो पिचक रहा है दैट इज सिस्टोल, और पिचकने के बाद वो जो वापस नॉर्मल शेप में आ रहे हैं वो डायस्टोल। यानी बलून में हवा भरी अगर आपने तो डायस्टोल हुआ, और बलून में से हवा निकाली तो सिस्टोल हुआ। तो जब सिस्टोल होगा तो जो चैम्बर है वो खाली होगा, और जब डायस्टोल होगा तो वो जो चैम्बर है वो भरेगा। ये मतलब होता है सिस्टोल और डायस्टोल को। तो सिस्टोल इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, यानी कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और जब सिस्टोल होगा तो ब्लड जो है वो उस चैम्बर से बाहर जाएगा। जैसे अब इस पिक्चर में देखो आप, कंटिन्यूस सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। देखो ये सिस्टोल हुआ, पिचक रहा है तो सिस्टोल हुआ। तो जब पिचक रहा है ये राइट ऑरिकल, तो आप देखो ब्लड कहाँ जा रहा है, तो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में मूव कर रहा है। तो जब सिस्टोल होता है तो उस चैम्बर से ब्लड बाहर निकलता है, जबकि इसका ऑपोजिट रहता है डायस्टोल, यानी वापस रिलैक्स होना, यानी रिलैक्सेशन ऑफ मसल। और इसमें क्या होगा, जब डायस्टोल होगा तो ब्लड जो है उस चैम्बर में कलेक्ट होगा। अब इस पिक्चर को आप एक जगह पे अगर पॉज करके देखें, इसको आप इस वीडियो को पॉज करके देखो, आपको देखना जहाँ पे डायस्टोल होगा वहाँ तो ब्लड भरेगा, और जब सिस्टोल होगा तो ब्लड उस चैम्बर से खाली होगा। क्लियर? इसको एक बलून की एनालॉजी से समझ लो। बलून अगर रिलैक्स करोगे बलून में तो हवा भरेगी, और बलून को पिचकाओगे, सिस्टोल करोगे तो हवा बाहर निकलेगी। क्लियर? अब हम हर एक चैम्बर का बारी बारी से सिस्टोल और डायस्टोल समझते हैं। ये समझते हैं कि मूवमेंट कौन से डायरेक्शन से किस तरफ ब्लड का होगा। शुरुआत करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ ऑरिकल के सिस्टोल की, यानी ऑरिकल का जब सिस्टोल होगा तो मूवमेंट किस तरफ होता है। और पहले बात करते हैं राइट ऑरिकल की, बात कर लेते हैं। चलो ये रहा राइट ऑरिकल आपके सामने। तो जब राइट ऑरिकल का सिस्टोल होगा तो आप बताएं ब्लड कहाँ मूव हो रहा है? राइट ऑरिकल का सिस्टोल होगा, यानी राइट ऑरिकल को जब मैं पिचकाऊंगा तो ब्लड ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। सेम लेफ्ट ऑरिकल में भी होगा। लेफ्ट ऑरिकल का जब सिस्टोल होगा तो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये देखो आप इस पिक्चर को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे राइट ऑरिकल के पिचकने से ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव कर गया। तो ऑरिकुलर सिस्टोल में
जो है मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ऑरिकल टू वेंट्रिकल। अब एवी वॉल्व की बात करते हैं। एवी वॉल्व कौन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये जो वॉल्व की बात की थी हमने, ये वाले वॉल्व। अब आप देखो, जब ऑरिकल को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे, तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड वेंट्रिकल में तभी जाएगा जब एवी वॉल्व ओपन होंगे। तो जब ऑरिकल का सिस्टोल होता है, बेसिकली जब हम ऑरिकल को सिस्टोल होता है ना, मायोकार्डियम काफ़ी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। उसके पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे जो एवी वॉल्व के जो फ्लैप है बंद, जैसे ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फ्लैप ओपन हो जाएंगे और ब्लड राइट वेंट्रिकल में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जब होगा तो एवी वॉल्व क्या रहते हैं, ओपन। अब बात करें अगर हम सेमिलुनर वॉल्व्स की, तो सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज्ड रहेंगे। क्यों क्लोज्ड रहेंगे उसको समझो आप। देखो क्या हो रहा है, क्या हम ये चाहते हैं कि ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाए और बिना वेंट्रिकल को भरे हम सीधा ही ब्लड जो है आगे या तो पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में भेज दें? ऐसा नहीं करना। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पहले राइट वेंट्रिकल को अच्छे से भर जाने दो, उसके बाद ही हम राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल करें। तब अगर मैं मूवमेंट करूं पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का, तो प्रेशर से जाएगा। आप सोचो, अगर यहाँ पे वॉल्व होता ही नहीं, इसको एक काम करो, इस वॉल्व को गायब कर देते हैं हम, समझो यहाँ वॉल्व है ही नहीं, तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा वो इसमें मूव करेगा, तो क्या वो एफिशिएंसी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो हम चाहते हैं वेंट्रिकल पहले अच्छे से फिल हो। जब वेंट्रिकल अच्छा फिल होता है तब हम वेंट्रिकल का सिस्टोल कराते हैं, तब जाकर सेमिलुनर वॉल्व ओपन होता है और फिर ब्लड प्रेशर से जाएगा। नहीं तो आपका बॉडी का साइज इतना बड़ा है कि अगर मैंने ब्लड को प्रेशर से नहीं भेजा तो ब्लड आपकी बॉडी में पूरी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब आप लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना चाहते हैं ना ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो विदाउट प्रेशर अगर मैं भेजूँ तो क्या ब्लड चला जाएगा पूरा बॉडी तक? वो नहीं पहुंच पाता, वो एफिशिएंसी नहीं आती। इसलिए हम चाहेंगे कि वेंट्रिकल को भरने दो अच्छे से, उसके बाद ही सेमिलुनर वॉल्व ओपन करना है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तब आप खुद सोचें, जब ऑरिकल का सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, यानी वेंट्रिकल किस फेज़ में है, वेंट्रिकल डायस्टोल वाले फेज़ में है। ये देखना आप, जब ऑरिकुलर सिस्टोल वाली फेज़ में है तब वेंट्रिकल डायस्टोल वाली फेज़ में ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये देख लो आप, ऑरिकल का जब सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल भर रहा है, वेंट्रिकल को पूरा भर जाने दो, उसके बाद ही हम सेमिलुनर वॉल्व को ओपन करेंगे। बाकी जब तक सेमिलुनर वॉल्व क्लोज रखना है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑरिकल का डायस्टोल करवाते हैं। ऑरिकल का डायस्टोल मतलब ऑरिकल में ब्लड भरेगा। ठीक है, तो जब ऑरिकुलर का डायस्टोल होगा तो हम पहले ब्लड को भरने देंगे, उसी के बाद तो हम एवी वॉल्व ओपन करेंगे। यानी ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करेगा ऑरिकल के डायस्टोल में? राइट ऑरिकल की अगर बात करोगे तो जब ऑरिकल का डायस्टोल होता है तो वेना केवा से ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल की बात करोगे तो पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और ये वॉल्व क्लोज रहेंगे, ये वॉल्व क्लोज रहेंगे ताकि ब्लड जो है ऑरिकल में भरे, उसके बाद ही वेंट्रिकल में जाए। और वॉल्व अपने आप ही क्लोज रहेंगे। क्यों रहेंगे क्लोज? क्योंकि समझो इस चीज़ को कि जब सिस्टोल करवाया ना आपने ऑरिकल का, तो ऑरिकल का में जब सिस्टोल होता है यानी कि ब्लड भर चुका है उसमें, अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो सिस्टोल की वजह से एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्शन से पूरा प्रेशर किस पे आएगा? अंदर प्रेजेंट ब्लड पे, और ब्लड के उस प्रेशर की वजह से वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ऑरिकुलर डायस्टोल में वो प्रेशर ही नहीं है कि वो एवी वॉल्व्स को ओपन कर सके, तो एवी वॉल्व क्लोज रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की। अब जब वेंट्रिकल का सिस्टोल आप करवाओगे, यानी वेंट्रिकल को आप पिचकाओगे, तब आप क्या चाहते हो? ब्लड कहाँ जाए? अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो आपको चाहिए कि ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो आप कहोगे कि ब्लड जाना चाहिए एओर्टा में। क्या ब्लड को वापस ऊपर यानी ऑरिकल्स में भेजना है? नहीं। तो वेंट्रिकुलर का जब सिस्टोल होगा तब एवी वॉल्व क्लोज रहेंगे, नहीं तो ब्लड वापस बैकफ्लो कर जाएगा ऑरिकल्स में। क्लियर? तो एवी वॉल्व्स बंद रहेंगे और सेमिलुनर वॉल्व्स वो तो ओपन रहेंगे, तभी तो ब्लड मूव करेगा आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। और ब्लड का मूवमेंट कहाँ होगा? वेंट्रिकल से या तो पल्मोनरी आर्टरी में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो फेज है जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी, यानी वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, यानी ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा। एवी वॉल्व ओपन रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों ओपन रहेंगे? कि भाई ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में तभी आएगा ना जब एवी वॉल्व ओपन रहेंगे, और सेमिलुनर वॉल्व ऑब्वियस सी बात है क्लोज रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वेंट्रिकल पहले भर जाए, अच्छे से भर जाए, उसमें फ्लूइड का एक अमाउंट आ जाए, उसके बाद जब हम पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करें तो ब्लड प्रेशर से मूव होना चाहिए।
और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब ऑरिकल का सिस्टोल होगा और तभी वेंट्रिकल का डायस्टोल भी साथ साथ चल रहा होता है। तो देखो सारे फीचर सेम है, मूवमेंट सेम है, एवी वॉल्व का ओपन है, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज्ड है। तो ये साइमल्टेनियस चलता है ऑरिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। आप देख सकते हो इस पिक्चर को भी, अगर आप गौर से देखो तो देखो जब ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है। देखो आप समझ में आ रही चीज़। तो ये मेन 4 इवेंट्स जो अभी तक मैंने आपको समझा दिए। अब सबसे मेन इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, अब एनसीईआरटी ने जॉइंट डायस्टोल को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझाया है, तो जितना हमें एनसीईआरटी के लेवल तक समझना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी ने कहीं पे भी जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम का रहता है वगैरह वगैरह की बात नहीं की है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा उतनी डिटेल में। हाँ, लेकिन मैंने जॉइंट डायस्टोल पे एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप चाहो तो वो वीडियो वहाँ पे जो है देख सकते हो। उसमें मैंने जॉइंट डायस्टोल को डिटेल में समझाया आपको। वर्ड क्या है जॉइंट डायस्टोल? जॉइंट मतलब मिलके, डायस्टोल यानी जितने भी चैम्बर्स है आपके चैम्बर हार्ट के, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, अगर ये चारों चैम्बर्स एक साथ में डायस्टोल करे तो उसका हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट में ये चारों जो चैम्बर्स है एक साथ जॉइंट डायस्टोल शो करते हैं, है ना, चारों के चारों डायस्टोलिक कंडीशन में रहेंगे। अब आप खुद सोचें जब ये चारों डायस्टोलिक कंडीशन में रहेंगे तो ब्लड का मूवमेंट कहाँ होगा? वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा तो ब्लड का मूवमेंट ऑब्वियसली कहाँ से होगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल में। लेकिन ऑरिकल भी डायस्टोल फेज में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल फेज में है। तो आप देखें, जब पहली बात तो जब वेंट्रिकल डायस्टोल के फेज में है, आप सोचना यहाँ पे ये वेंट्रिकल का जब डायस्टोल के फेज में यानी वेंट्रिकल में ब्लड भरना चाहिए, तो ब्लड भरने के लिए ये वॉल्व तो ओपन रखना पड़ेगा ना भाई। वेंट्रिकल डायस्टोल में यानी वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, वेंट्रिकल में ब्लड भरना है तो आपको एवी वॉल्व तो ओपन रखना पड़ेगा, तो एवी वॉल्व ओपन रहेगा जॉइंट डायस्टोल में। और ऑरिकल भी डायस्टोल में है, तो जब ऑरिकल भी डायस्टोल में तो ऑरिकल में ब्लड भरता है, बिल्कुल। तो आप देखना यहाँ पर गौर से देखना, इसको वेना केवा से ब्लड आएगा ऑरिकल में, लेकिन एवी वॉल्व ओपन है तो ब्लड सीधा कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में, रुका ही नहीं ऑरिकल में। समझ रहे हो? ऑरिकल डायस्टोल में, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में, एवी वॉल्व ओपन है, तो जो ब्लड वेना केवा से ऑरिकल में आया वो रुका ही नहीं ऑरिकल में, वो सीधा कहाँ पे आ गया? वेंट्रिकल में। सिमिलरली पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में और वो सीधा चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड की फिलिंग होती है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड भरता है या फिल होता है तो 2 तरीके से भरेगा वो। मैं केवल एनसीईआरटी के लेवल तक ही ले रहा हूँ, 2 तरीके से भरेंगे। एक तो कब भरेगा? एक तब भरेगा जब ऑरिकल्स का सिस्टोल होगा, है ना, जो हमने सबसे पहले स्टेप में किया कि ऑरिकल का सिस्टोल किया तो ऑरिकल से ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। और एक ये तब भरेगा जब जॉइंट डायस्टोल होगा, यानी ब्लड वेना केवा से सीधा राइट वेंट्रिकल और ब्लड पल्मोनरी वेन से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में ऑरिकल में ब्लड रुक ही नहीं रहा। तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग 2 तरीके से होती है, एक ऑरिकल्स के सिस्टोल से और एक जॉइंट डायस्टोल से। और सबसे मज़े की बात यह है कि ब्लड का वेंट्रिकल्स में 70% फिलिंग जॉइंट डायस्टोल की वजह से होता है, ऑरिकल के सिस्टोल से केवल 30% ब्लड ही भरता है। यानी कि 70% ऑफ द ब्लड जो वेंट्रिकल में आ रहा है वो सीधा वेना केवा से और पल्मोनरी वेन से वेंट्रिकल में आ रहा है, वो ऑरिकल में रुक ही नहीं रहा। अब कैसा है ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वेंट्रिकल्स की फिलिंग केवल ऑरिकल के सिस्टोल से होती है, तो ऐसा नहीं है। जॉइंट डायस्टोल के केस में ऑरिकल में ब्लड रुकेगा नहीं, सीधा ऑरिकल से वेंट्रिकल में मूव करेगा। और 70% फिलिंग जॉइंट डायस्टोल की वजह से, 30% ऑरिकल के सिस्टोल की वजह से। अब एनसीईआरटी ने केवल ये वैल्यू दी है 30%, 70% वैल्यू की बात एनसीईआरटी ने नहीं की, तो वो ऑटोमेटिक बात है भाई, 30% ऑरिकल के सिस्टोल से तो 70% जॉइंट डायस्टोल से हो जाएगा। और जब जॉइंट डायस्टोल होगा तो आप खुद सोचे, वेंट्रिकल में अगर ब्लड भर रहा है तो क्या सेमिलुनर वॉल्व ओपन रहेगा? नहीं, क्योंकि अगर सेमिलुनर वॉल्व ओपन रहा वेंट्रिकल के डायस्टोल के से तो ब्लड तो सीधा सीधा चला जाएगा, उतना प्रेशर से वो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट डायस्टोल में एवी वॉल्व ओपन रहेंगे और सेमिलुनर वॉल्व क्लोज रहेंगे।
तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस जब क्वेश्चन पूछा जाए कि वेंट्रिकल डायस्टोल में कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, एवी वॉल्व का क्या होगा, तो आपको हल्के से दिमाग लगाना है, हार्ट के इस डायग्राम को दिमाग में बसा लो और खुद सोचो कि वॉल्व ओपन करना है या क्लोज करना है, तो आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो और आगे चलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की लाइन से समझते हैं हम एक बार। सी ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी ने कैसे समझाया वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो मैंने अब तक समझाया है वो आपको क्लियर हो गया सारा। अब मैं आपको इस पूरे साइकिल को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे और छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए और एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी, बिकॉज कार्डियक साइकिल में एनसीईआरटी ने थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल यूज़ किया है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब देखो ये जो साइकिल चल रही है ना, यहाँ पे ऑरिकल का सिस्टोल हुआ, ऑरिकल का डायस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल का डायस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल, फिर वापस ऑरिकल का सिस्टोल, फिर वापस ऑरिकल का डायस्टोल, यानी ये साइकिल मूव ऑन करती रहेगी। तो हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट से पढ़ना है, इसको चालू करना है। तो एनसीईआरटी ने इसको पढ़ाना चालू किया है जॉइंट डायस्टोल से, यानी अभी हार्ट कौन से फेज में है, अभी हार्ट जॉइंट डायस्टोल के फेज में है। क्लियर? तो यहाँ से हम देखना चालू करते हैं इसको, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है ठीक है। हम इस साइकिल की शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस पॉइंट से, जब हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब धीरे धीरे एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल सही बात है, जॉइंट डायस्टोल में ब्लड पल्मोनरी वेन से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल और वेना केवा से सीधा राइट वेंट्रिकल में आया है, थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया होके वो ऑरिकल्स से ही आया है, लेकिन ऑरिकल में रुका नहीं, वो डायरेक्ट जो है वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। इसी को आप कहते हो जॉइंट डायस्टोल। 70% फिलिंग इसकी वजह से होती है। अब भाई ये जो सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनको कहीं ना कहीं से स्टिमुलेशन चाहिए, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टिमुलेशन कौन देता है इनको, इम्पल्सिस कौन जनरेट करता है, आपको आपका साइनोएट्रियल नोड। डायस्टोल मतलब मसल्स रिलैक्स्ड है, डायस्टोल मतलब मसल्स रिलैक्स्ड है, चार जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर्स की मसल्स रिलैक्स्ड है एक साथ में। अब अगर आपको सिस्टोल शुरू करना है तो साइनोएट्रियल नोड से एक इम्पल्स जनरेट होना चाहिए। तो जैसे ही जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, साइनोएट्रियल नोड एक एक्शन पोटेंशियल या एक इम्पल्स जनरेट करता है। तो SAN नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, एन इम्पल्स, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को ही कहते हैं, विच स्टिमुलेट्स बोथ दी ऑरिकल्स टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल। जैसे ही साइनोएट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये सिग्नल करेगा दोनों ऑरिकल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ या सिस्टोल करो, है ना। केवल ऑरिकल्स को ही क्यों, क्योंकि अब तक जो इम्पल्स है केवल ऑरिकल्स तक ही है, अभी हम इम्पल्स को लेकर ही नहीं गए वेंट्रिकल तक, शुरुआत हुई है इम्पल्स की। तो जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, दोनों की दोनों एट्रिया सिस्टोल शो करेंगे। दिस इंक्रीजेस फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया कि जैसे ही ऑरिकल्स का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है 30% और जाएगा अंदर। क्यों? क्योंकि अब ऑरिकल के सिस्टोल से जो है ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। तो ऑरिकल के सिस्टोल से 30%, बाकी 70% जॉइंट डायस्टोल से। चलिए, अब जो इम्पल्स ऐसे नोड से निकली थी, अब वो इम्पल्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू दी वेंट्रिकुलर साइड, यानी इम्पल्स अब कहाँ पहुँच गई है, वेंट्रिकल्स में। कौन लेके जाएगा इसको वेंट्रिकल्स तक? ऑब्वियसली एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड AV बंडल, फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ फेज ट्रांसमिट्स इट थ्रू एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स पहुँचती है AV नोड तक, बाद में AV नोड इस इम्पल्स को भेज देगा कहाँ पर, बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से दो बंडल ब्रांचेस निकलती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस के थ्रू ये पहुंचता है परकिंजे फाइबर्स, और परकिंजे फाइबर्स इसको वेंट्रिकल की हर वॉल तक इस इम्पल्स को कंडक्ट करवा देगा। तो एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV नोड एंड AV बंडल, फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट दिस इम्पल्स थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। पूरे के पूरे वेंट्रिकल के मसल्स तक ये इम्पल्स जा चुकी है, यानी अब ये वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, सिस्टोल।
हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब सिस्टोल यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तब आपको इम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो SA नोड प्रोवाइड करता है। इस वजह से वेंट्रिकुलर मसल्स जो है अब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और अब एट्रिया जो है वापस रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा यानी कि डायस्टोल। सेम कंसेप्ट है, हर बार हम पढ़ते हैं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद मसल्स का रिलैक्सेशन भी होगा, दैट कोइंसाइड्स विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो ऑटोमेटिकली वॉरिकल्स का डायस्टोल होगा। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो ऑटोमेटिकली ऑरिकल्स का क्या होगा, डायस्टोल। क्लियर। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल शुरू हो चुका है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया, डायस्टोल हुआ तब। अब जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होना शुरू होगा, आप देखना मैं ऊपर के AV वॉल्व के फ्लैप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ना बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनके ये फ्लैप है। अभी कैसा है, अभी ये वॉल्व ओपन है, फ्लैप नीचे की तरफ है, वॉल्व ओपन है, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है। तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे यानी पिचकने लगेंगे, तो जो ब्लड का है जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से प्रेशर लगेगा इन फ्लैप के ऊपर, तो जैसे ही फ्लैप पे प्रेशर लगेगा धीरे धीरे फ्लैप ऊपर जाएंगे और इस वॉल्व को क्या कर देंगे, बंद। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स का क्लोजर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल के वक्त जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर डेवलप होगा ब्लड का, उस प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल्व जो है क्लोज हो जाएंगे। यहाँ देखो इस डायग्राम में आपको समझाता हूँ मैं इसको वापस। ये यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, ब्लड भरा हुआ अब इसके अंदर पूरा, और जैसे ही इसका सिस्टोल चालू होगा ब्लड का प्रेशर इन फ्लैप पे लगता है। यहाँ पे जैसे ही सिस्टोल चालू होगा ब्लड का प्रेशर इस फ्लैप पे लगेगा, और जैसे ही सिस्टोल होगा प्रेशर इतना हो जाएगा कि ये जो फ्लैप है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये वॉल्व जो है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही रहेगा, वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। अभी वॉल्व इससे भी ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि नीचे से ब्लड का ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो इस वॉल्व को ऊपर की तरफ खोल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज दीज वॉल्व्स आर सपोर्टेड बाय कॉर्डी टेंडिनी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से ये वॉल्व जो रहते हैं ये नीचे वेंट्रिकल की वॉल जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं। मतलब इस वॉल से कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप कहते हो कॉर्डी टेंडिनी। ये कॉर्डी टेंडिनी यहाँ पर, अब ये कॉर्डी टेंडिनी इस वॉल्व को इस पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे बस, और ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इससे ऊपर चला गया तो ब्लड जो है ऑरिकल्स में चला जाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर रहता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट कॉजेज क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। सही बात है। जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो ये वॉल्व को बंद कर देगा खुद ही। तो ये ध्यान रखना है, ये जो वॉल्व्स हैं AV वॉल्व्स कैसे बंद होते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, अब जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा, सेमिलुनार वॉल्व्स आर फोर्स्ड टू ओपन। तो सेमिलुनार वॉल्व्स जो है ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर किस पे लग रहा है, यहाँ पे इन वॉल्व्स के फ्लैप पे लग रहा है। तो जैसे ही वॉल्व के फ्लैप पे प्रेशर लगेगा ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में मूव कर जाएगा, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो इनटू सर्कुलेटरी पाथवेज, यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। अब स्टिमुलेशन दिया वेंट्रिकल को, सिस्टोल हुआ। सिस्टोल क्यों हुआ, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल वापस रिलैक्स भी होगी। अब मसल जब रिलैक्स होगी तो वेंट्रिकल्स अब क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो गिरने लगेगा। वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जो गिरने लगेगा, अब ये प्रेशर किस पे लग रहे थे आप, ये देखना, ये प्रेशर एक तो यहाँ पर आप लगा रहे थे सेमिलुनार वॉल्व पे, ये ब्लड का जो प्रेशर था सिस्टोल की वजह से एक सेमिलुनार वॉल्व पे लग रहा था और एक लग रहा था AV वॉल्व पे। अब जैसे ही प्रेशर कम होगा, ये AV वॉल्व तो वापस नीचे की तरफ आकर खुल जाएंगे और सेमिलुनार वॉल्व वापस बंद हो जाएगा। तो वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स
कॉजिंग क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गए, विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। और सेमिलुनर वॉल्व क्लोज करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर सिस्टोल के बाद सेमिलुनर वॉल्व ओपन ही रखते तो जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में वो वापस बैक फ्लो करके वेंट्रिकल में आ जाता, जो हमारी एफिशिएंसी कम कर सकता था। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर और कम होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी वापस ओपन हो जाएंगे बाय प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय वेन्स। क्योंकि जैसे जैसे वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है वैसे वैसे राइट ऑरिकल का भी अब सिस्टोल चालू होगा। तो ये प्रेशर कहाँ लगेगा? इन फ्लैप्स के ऊपर। तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा था, इसको आप समझें, इस चीज़ को एक बार मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ सारा। देखो, पहले इस फ्लैप पे नीचे से प्रेशर लगा जिसकी वजह से ये फ्लैप बंद हो गए। अब ये प्रेशर कम हो रहा है, यानी जो नीचे से प्रेशर आ रहा था वो कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऑरिकल्स में भी ब्लड भर रहा था। तो अब ये ब्लड ऊपर से इस पे फोर्स लगाएंगे। तो ये जैसे ऐसा है, दो फ्लैप है, पहले वेंट्रिकल का जब सिस्टोल हुआ तो नीचे से प्रेशर था, तो जब नीचे से प्रेशर था तो ये ऊपर ही रहे फ्लैप, नीचे आए नहीं। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, इन नीचे से लगने वाला प्रेशर कम हुआ और ऊपर से लगने वाला प्रेशर बढ़ा, तो वॉल्व्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो एज वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, tricuspid and bicuspid valves are pushed open by pressure in the atria exerted by blood which was being emptied into them by veins. पल्मोनरी वेन और वेना के बाद से जो ब्लड ऑरिकल में आ रहा था, जिससे ऑरिकल भर रहा था, ऑरिकल में ब्लड भर रहा था, तो ऊपर से प्रेशर लगना चालू हो गया। नीचे से जो प्रेशर लग रहा था वो डिक्लाइन होता गया, इस वजह से दोनों जो एवी वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे। नाउ द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू वेंट्रिकल्स, और जैसे ही एवी वॉल्व ओपन हुए, ब्लड अब सीधा जो है वेंट्रिकल में मूव कर गया, यानी कि वापस फेज कौन सा आ गया? जॉइंट डायस्टोल वाला फेज आ गया। यानी हमने शुरुआत की जॉइंट डायस्टोल पे और एंड किया जॉइंट डायस्टोल पे। तो ये देखो, यहाँ पे एक जॉइंट डायस्टोल से शुरू करते हैं हम, ये एक साइकिल कंप्लीट, फिर वापस दूसरी साइकिल कंप्लीट। ये इस तरह से कार्डियक साइकिल्स चलती रहती है, और हर दो कार्डियक साइकिल के बीच का टाइम रहता है 0.8 सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक मिनट में आपको 72 कार्डियक साइकिल्स जो है देखने को मिलेगी। क्लियर? और जैसे ही जॉइंट डायस्टोल आएगा, वापस साइनोएट्रियल नोड एक इम्पल्स जनरेट करेगा, और ये जितने भी इवेंट्स हमने ऊपर डिस्क्राइब किए वापस सेम सीक्वेंस में मूव करते रहेंगे और प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए आप देखना, जितनी ज़्यादा ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा उतनी ज़्यादा कार्डियक साइकिल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट करता है एक हार्ट बीट को। तो जितनी हार्ट बीट्स होगी उतनी ही कार्डियक साइकिल होगी, बिकॉज एक हार्ट बीट जनरेट कौन कर रहा है? एस ए नोड। तो जितने इम्पल्सेस ऐसे नोड जनरेट करेगा, हर एक इम्पल्स एक हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल रन होती है। तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। हार्ट में जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, जो साइक्लिकली रिपीट हुए जा रहे हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, उसे आप कार्डियक साइकिल कहते हो। और एक मिनट में कितने इम्पल्सिस हैं? 72। कितनी हार्ट बीट्स हैं? 72। कितनी कार्डियक साइकिल्स हैं? 72। इन सब का आंसर सेम इसीलिए है क्योंकि एक इम्पल्स से एक हार्ट बीट जनरेट होती है और हर एक हार्ट बीट से एक कार्डियक साइकिल रन होती है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट कार्डियक साइकिल। अब इसमें इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग वगैरह भी है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.4 सेकेंड का टोटल जॉइंट डायस्टोल रहता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अगर पढ़ना हो तो जॉइंट डायस्टोल पे एक वीडियो है, आप वहाँ पे उसको स्टडी कर लो, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। आई होप आप लोगों को कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ में आया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो जो नहीं सॉल्व हो रहे हो आपसे, आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस में अटक रहे हो, या फिर किसी और तरह की कोई बात करना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेल आईडी या व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है आपकी स्टडीज़ में, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, मेंबर बने हमारे चैनल के, जिससे जितने भी मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो भी आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाए। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।